नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा भाटिया आश्रम के इस डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अभी भी पेपर दिया और उस पेपर को कितनी खूबसूरती से आपने दिया है। एलडीसी के सारे पेपर ऐसे ही चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पत्रों के साथ आपकी लगातार तैयारी को हम परवान चढ़ाते हुए जा रहे हैं। हम क्या, आप खुद चढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी आपकी पेपर में झलकती है। तो इस पेपर को किस प्रकार से आपने हल किया है, क्या क्या आंसर इसके होंगे और क्या इसकी आंसर की आने वाली है, वो देखते हैं आज इसके लाइव सॉल्यूशन के साथ। आइए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भिन्न समास का उदाहरण है। भिन्न देखना है, असंगत देखना है, यानी निरंध्र अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों। किसका? अव्ययी भाव समास का। तो अव्ययी भाव समास में आप क्या करेंगे? ये भी अव्ययी भाव का और ये भी अव्ययी भाव का, ये भी अव्ययी भाव का। नहीं है तो क्या? जलधर। क्या नहीं है? जलधर। प्रिय, जल को धारण करने वाला, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण। बाकी शेष तीनों अव्ययी भाव, इसलिए ये अव्ययी भाव का उदाहरण होगा प्रिय विद्यार्थियों। उत्तर क्या आएगा आपका? जलधर, यानी जल को धारण करने वाला। आशा करता हूं पहले ही शॉट आपने जोरदार स्ट्राइक के साथ जोरदार हिट किया होगा, क्योंकि निरंध्र होता है, रंध्र कहते हैं छेद को। निरंध्र विसर्ग संधि का उदाहरण है। यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा, और सेवाधन अर्थ सेवार्थ। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से असंगत समास विग्रह है। नियंत्रण विशेष यंत्रण से युक्त, तो सही है भैया। भोजनार्थ, भोजन के अर्थ, भोजन के अर्थ, ये भी सही है। बखूबी, खूबी के अनुसार, खूबी के अनुसार, यही नहीं है भाई। और रातों रात, रात ही रात में। उत्तर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खूबी के साथ। बिल्कुल सही है भाई। आंसर क्या आएगा? खूबी सहित होगा। उत्तर क्या होगा इसका? खूबी सहित। खूबी सहित, यानी खूबी के साथ जो होता है वो बखूबी होता है। आपने बखूबी इस प्रश्न पत्र को हल किया है। खूबी सहित, जो आपकी खूबी है, आपकी बुद्धिमत्ता की, आपकी होशियारी की, आपकी इंटेलिजेंसी की जो खूबी है, उस बखूबी के अनुसार आपने इसको हल किया है। तो आपका उत्तर विकल्प इसमें 3 होगा प्रिय विद्यार्थियों। दूसरे में 3। तीसरे में निम्नलिखित में से किस समास में अपादान, अपादान से अलग होना, प्रिय विद्यार्थियों, अलग होने के अर्थ में आता है अलग होना, पृथक होना, दूर होना। नहीं है। क्या नहीं है? अपादान तत्पुरुष से उदाहरण भव तारण, भव से तारण, न्याय का आलय, स्वर्ग पतित और जन्मांध, जन्म से अंधा है, स्वर्ग पतित है, स्वर्ग से पतित है, न्याय आलय, न्याय से आलय नहीं। भव तारण, भव से तारण बिल्कुल है। नहीं है तो क्या नहीं है जी? न्याय का आलय क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों? न्यायालय। और न्यायालय आप सभी विद्यार्थियों ने सही किया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि न्यायालय में है संप्रदान तत्पुरुष समास, तथा बाकी में अपादान है। बाकी में क्या है? अपादान। और अगला देखते हैं हम। बिल्कुल जी हां, अपादान, इसमें क्या? संप्रदान, न्याय के लिए आलय, संप्रदान कारक। क्लियर है क्या साहब? बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिए फटाफट से। यस, निम्नलिखित में से असंगत समास विग्रह है। असंगत, असंगत समास विग्रह। जमींदार, जमीन का दार, आत्मलीन, आत्म परलीन, चर्म रोग, चर्म में रोग। ओहो, जलाशय। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो है, ये भी है, ये भी है जी। क्या नहीं है? ये नहीं है। उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल सही आपका उत्तर चर्म रोग। जी हाँ, ये आपका नहीं 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 नहीं, नहीं, आत्म में लीन आएगा भैया। उत्तर देखो, आत्म में लीन जी, आत्म में लीन आएगा, क्योंकि ये तो चर्म में रोग है। आत्म पर लीन, जी हाँ। उत्तर क्या आएगा? आत्म यानी स्वयं, आत्म मतलब स्वयं, मैं
लीन होता है, स्वयं में लीन। चर्म रोग, चर्म में रोग, चर्म यानी खाल, खाल में कोई रोग होता है वो चर्म रोग। जलाशय, जल का आशय, और जमीन का दार यानी मालिक होता है जमींदार। ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तो ये मौत जो होती है, जमींदार, आपको जमीन मिल जाती है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जमीन का दार यानी मालिक हो जाता है, उसको जमींदार कहते हैं। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित में से अधिकरण मैं पे पर प्रिय विद्यार्थियों नहीं है। मैं पर का प्रयोग होता है किसमें? अधिकरण। गोदान, गायों का, गौ का दान। रसमग्न, रस में मग्न। तल्लीन, तत्व में लीन, जी हाँ। और विषयरत, विषय में रत, भैया नहीं है, क्या नहीं है? गौ, गौ प्लस दान। और ये अगर बहुब्री में आता प्रिय विद्यार्थियों तो बहुब्री में भी आ जाता है गौदान। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास भी गौदान होता है, और बहुत अच्छा ये उपन्यास, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की इस उपन्यास ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को इतना बेहतरीन लिखा है प्रिय विद्यार्थियों। होरी, झुनिया, ऐसे से पात्र, गोबर, ऐसे पात्र लिए, बहुत ही मनोरम, हम कह सकते हैं कितना गजब का उपन्यास। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छा आप लगेगा कि उपन्यास अगर गोदान ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। तो गौ का दान, ये गौ का दान होगा, और इसमें आएगा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, संबंध तत्पुरुष के रूप में रस में मग्न, रस में मग्न आएगा। और मैं को आप बिल्कुल, हाँ, इसमें आप कतई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि ये गोदान, गौ का दान आ जाएगा। क्लियर है साहब? जी हाँ। आइए अगले प्रश्न को, छठे की तरफ बढ़ते हैं। छठा, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय क्या कहता है? उपमान, उपमेय। देहलता, देह की लता, देह रूपी लता, सही है, देह रूपी लता। दयानिधि, कमलाक्ष, कमल रूपी अक्ष। और महामात्य, महामात्य, जी हाँ, इसमें दयानिधि के रूप में नहीं आएगा प्रिय विद्या। दयानिधि, दयानिधि जो है वो उपमान और उपमेय के रूप में नहीं है। उपमेय उपमान में कमलाक्ष, कमल रूपी अक्ष यानी आंख आपकी कमल के समान है। देहलता और महात्म्य भी कर्मधारय के उदाहरण हैं, और इनमें से ये नहीं है। दया निधि के लिए आप नहीं करेंगे। हे दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर चल जाएं। और निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। मुखारविंद, मुख है अरविंद के समान है। रक्त का दान नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार नहीं है। उपयुक्त सभी, जी हाँ, बिल्कुल उत्तर विकल्प क्या है? मुखारविंद। मुख है अरविंद के समान, जो मुख है अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को प्रिय विद्यार्थियों, अरविंद यानी कमल। मुख है अरविंद के समान, जो मुखारविंद, उसको कहेंगे आप मुखारविंद। निम्नलिखित में से भाववाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है। अब देखिए, कृदंत प्रत्यय प्रिय विद्यार्थियों, एक तो कृदंत क्रिया या धातु के साथ लगकर बनते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब कृदंत नहीं है, और वो भी क्या? भाववाचक। तो उभार, गाना, तड़पन और चुभन, चुभन भाव है, तड़पन, तड़प रहा है, और उभार इसके, जी हां, कर्ण में उभार है, इसके, जी, नासिका में उभार है। तो आप उभार भी, उसमें गाना नहीं है। गाना क्या है? कर्मवाच्य है, कर्मवाचक है। गाना कि मैंने फिल्मों में गाना गाया, तो इसमें भी आपका कर्मवाचक होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का शब्द का नहीं है। कर्तृवाचक पढ़ाकू, लुटेरा, बेलन, बसेरा। बेलन नहीं है भैया, कर्तरी में क्या होगा? जी हां, बेलन से माध्यम है, बेलन, जी, करणवाचक होगा इसमें, करणवाचक। बसेरा, बास से बसेरा, लूट से लुटेरा, पढ़ से पढ़ाकू, और बेलन से, बेलना से बेलन बना है, बेलन।
जी नहीं है। निम्नलिखित में से कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कर्मवाचक प्रिय विद्यार्थियों कर्म बिछौना, बिछा प्लस औना बिछौना, तारनहार लेखनी क्या है झाड़न, भाई तारनहार बिछौना, बिछा प्लस औना के रूप में आपका क्या आ जाएगा बिछौना। बिल्कुल सही उत्तर आपका बिछौना। तारनहार कर्तृवाचक, लेखनी लेखन से संबंधित है, और झाड़न और झाड़ने से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा बिछा प्लस औना, बिछा प्लस औना। बिछा प्लस औना यानी कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द भाववाचक और वो भी कैसे कृदंत प्रत्यय के नहीं है। जीत उभार ठेला, छापा गुजारा झाड़न, दाता गवैया धावक, तारक घेरा उबाल। तो प्रिय विद्यार्थियों भाववाचक जीत उभार है, प्रत्यय नहीं है। उभार है, जीत है, ठेला है, छापा गुजारा झाड़न, ताता गवैया धावक ये तो कर्तृवाचक है भैया। तारक घेरा और उबाल, तो आपका उत्तर विकल्प क्या आएगा इसमें। जी हां, निश्चित रूप से दाता गवैया और धावक के रूप में ये कर्मवाच्य होंगे। बाकी सब में झाड़न भी है, छापा भी है, ये आपका जी हां उत्तर विकल्प आएगा ये कर्तृवाचक है। ये दाता गवैया और धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, गवैया मतलब गाने वाला, और दाता मतलब देने वाला, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जी हां, तो ये आपने दाता गवैया और धावक के रूप में शब्द बना। तो निम्नलिखित में से उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका जी, ये आएगा आपका निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक कृदंत प्रत्यय के हैं। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कौन सा करेंगे फटाफट से बताओ मुझे। जी हां, लेखक, भेदक, झूला, चराई, लुटेरा, बसेरा, भुलक्कड़, खिलाड़ी, बिछौना, चढ़ाव, उड़ान और चीख। प्रिय विद्यार्थियों शब्द क्या है भाववाचक, तो लेखक नहीं है, इसी का चुराई नहीं है, भूल प्लस अक्कर नहीं है भाई, चढ़ावा, भुलक्कड़, खिलाड़ी, बिछौना नहीं है, अभी अभी आपका आया ये भी नहीं है, और ये आएगा चढ़ा, उड़ा और चीख। तो उत्तर विकल्प आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया धातु से बनते हैं, ये ध्यान रखना 5 प्रकार के होते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाता हूं मैं आपको, और बड़े विस्तार से बहुत सारे उदाहरणों के साथ इनको बहुत विस्तृत समझाता हूं। तो आपको अभी यहां समझाने का समय नहीं है, केवल आपको आंसर का समय है, क्योंकि आपको बड़ी ही अच्छे से पूरी क्लास के अंदर बाकायदा ये इनको समझाया गया है। जी हां, अगला देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। खाना तो है ही है भैया, कतरनी थोड़ी है, चढ़ाई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, खाना जैसे गाना वैसे खाना, तो खाना, खाना क्रिया भी है, खाना कर्म भी है। खा धातु से बना है खाना, लेकिन खाना मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो खाना कर्म बन गया। प्रत्यय भेद व उससे संबंधी शब्द समूह वाला सही विकल्प नहीं है। नहीं को गोला कर दो, ना नहीं मत के प्रश्न जरूर आते हैं, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। और कुछ विद्यार्थी इनको जानबूझ के गलत करके आते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है कि ये गलत कैसे हो गया। जब प्रश्न पत्र को हम करके बाहर निकलते हैं तब ना नहीं मत को ना पढ़ पाते हैं। तो आजकल ना नहीं मत के साथ प्रश्न आ रहे हैं, असंगत है, गलत है, अशुद्ध है, तो ये ध्यान रखना आपको। भाववाचक कृत प्रत्यय जीत हार उबाल, कर्णवाचक चटनी सूनी ओढ़नी, कर्तृवाचक लुटेरा लेखक भगोड़ा। शब्द समूह वाला सही विकल्प नहीं है। जीत की हार, कर्ण चटनी सूंघनी ओढ़नी, कर्तृवाचक लुटेरा, लूट से लुटेरा, लिख से लिखेरा लेखक लेखक। और प्रिय विद्यार्थियों फटाफट से बताइए कौन सा नहीं है। चटनी सूंघनी और ओढ़नी, 14वें विकल्प में चटनी सूंघनी और ओढ़नी। चटनी से रोटी खाई, सूंघनी से सूंघ लिया, ओढ़नी से ओढ़ लिया, और ये कर्मवाच्य है।
कर्मवाचक है, ना कि सही विकल्प के रूप में। आप किसे चुनेंगे? कर्णवाचक नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। ये क्या है? कर्मवाचक है। ध्यान रखना, कर्म और कर्ण को बहुत विस्तृत से अलग अलग तरीके से बताया कि दोनों में अंतर कैसे करोगे आप, दोनों में अंतर कैसे करोगे। हाँ, कर्ण होता है माध्यम, साधन, साधन कर्ण, जबकि कर्म जिस कार्य को किया जाता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो आप कर्म के रूप में क्या चुनेंगे? निम्नलिखित में से काक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया पर्यायवाची से आगे एकाक्ष, करठ, कर्कश, कर्कश नहीं है। करठ है, एकाक्ष है, पिशनु है, पिशुन, ये सब काक के हैं, लेकिन कर्कश नहीं है। उसकी बड़ी ही कर्कश आवाज है, कर्कश आवाज, कानों में चुभने वाली आवाज, कड़वी आवाज। जी हाँ, ऐसी कर्कश जो करठ हम काक को कहते हैं। एकाक्ष भी एक अक्ष होता है उसका, और पिशुन भी कौवा का उदाहरण है। तो आपका उत्तर विकल्प क्या होगा इसमें? कौवा यानी काक के रूप में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर असंगत पर्यायवाची है? असंगत कारक, शिगुफा, जालन, जालक, रविसुत, अंगराज, राधेय। ये तो कर्ण के हैं। रविसुत सूर्यपुत्र, अंगराज कर्ण, राधेय कर्ण, कारक शिगुफा, जालक, लंक छली, आक्षेप। ओहो, लंक लगा दिया। शिव, उपकार और मंगल। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी में आप किसे चुनेंगे? हाँ जी, लंक, छली और आक्षेप, ये तीनों नहीं है, बाकी सब हैं। कारक है, शिगुफा है, जाला असंगत पर्यायवाची है। लंक लग गई, छली छला गया, आक्षेप किसी पे आरोप लगा गया। जी हाँ, ये शिव, उपकार, मंगल तो एक ही है। निम्नलिखित में से कपोत का पर्यायवाची नहीं है। कपोत यानी कपूर, हारित है, हारित परेवा भी है, पारावत भी है, क्या नहीं है? वायस नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, वायस पर्यायवाची कबूतर का नहीं है। वायस, वायस किसका है? काक का है। अब ये भी पढ़ा, काक यानी कौवा। कौवा के लिए आप वायस का प्रयोग कर लेंगे। और ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मिलान करने वाले आपके उत्तर आप ही को मिल जाते हैं। तो कुबेर क्या क्या करेंगे? कृष्ण का जदुवीर, बनवाठी, मधुरेश भी होता है। कुबेर का धनेश, जी हाँ बिल्कुल होता है। रुद्राक्ष, ऐसे करो, ऐसे। रुद्र सखा, यक्षपति और धनेश भी होता है। क्रोध का रिस, मुझे रिस आ गई। अमर्ष और तैश, वो तैश में आकर बोला मैं तुझे देख लूंगा, तैश क्रोध है। रिस में आया, रिस आ गई उसको। अमर्ष, अमर्ष, अवमर्ष और अवमर्ष, तीन शब्द हैं प्रिय विद्यार्थी, युग्म शब्द में भी ये आते हैं। तो अमर्ष यानी क्रोध, और बेरहम यानी क्रूर, दुमाहीन और निर्मम, उसकी निर्मम हत्या की, वो बेरहमी से मार दिया। और दुमाहीन भी इसका शब्द आएगा। तो आप इसे पहचाने, देखिए ए में दो, ए में दो, दो दो, बी में एक, बी में एक है, सी में चार, सी में चार, इसमें और डी में तीन। उत्तर विकल्प आपका दूसरा सही है। इसमें दूसरा सही है। तीन में चार, चार में तीन, दो में एक, एक में दो, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आंसर जब तक आपके खुद ना आ जाए तब तक ना। निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची विकल्प है। असंगत कलंक, दोष, लांछन, दाग, कुत्ता, स्वा, मृगारी, सोन्हा, कीर्ति, मान, आदर, गरिमा, कामदेव, अतनु, अच्युत, श्याम बिहारी। निम्न में से असंगत पर्यायवाची विकल्प है। कलंक यानी दोष है, मुक्ति हुई क्या कलंक की? जी हाँ, कलंक यानी दोष। कुत्ता, स्वा, कीर्ति, मान, आदर, गरिमा, कामदेव का अतनु, अच्युत, श्याम बिहारी, ये तीनों नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। कामदेव के नहीं है। कामदेव को अनंग कहते हैं, कामदेव को शिवारी कहते हैं, कामदेव को पंचसर कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं, रतिपति कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, मीन केतु कहते हैं, मकरध्वज कहते हैं। और रति के नाथ, रति के पति, अनंग जिनके अंग नहीं है, मनोज, मनसिज, मनमथ,
इत्यादि नामों से कामदेव को जाना जाता है। जो कामदेव जो शिव के शत्रु हैं, शिवारी भी कहलाते हैं, जिनको शिव ने भस्म कर दिया था अपनी क्रोधाग्नि से। जी हाँ, वही कामदेव हैं ये, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। काम झूले उर में, उरोजन में दाम झूले। और निम्नलिखित में से कूट का पर्यायवाची है पिक, खग, नाथ, जटिल और हरियान। बताओ फटाफट। शुभ कूट का पर्यायवाची। जी, कूट का तो जटिल होता है भैया, सीधी सी बात है। खगरानाथ के पिक नहीं होगा, हरियाण पिक यानी कोयल, कूट की बात कर रहा है, कूट यानी जटिल। और जटिल किसका पर्यायवाची है? जी हाँ है। शुभ, दक्ष, क्षेम किसके पर्यायवाची हैं? शुभ, दक्ष और क्षेम कुशल के हैं। जी हाँ, कुशल बहु तेरे, शुभ कार्य किया, कुशल कार्य किया, दक्ष किया, क्षेम किया, तो ये भी कुशल के हैं। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी युग्म है। विलोमात्मी तरल का ठोस, जटिल का रहम दिल, जाति का कुजाति, जागरण का निद्रा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाति का कुजाति नहीं होता है, जाति का विजाति होता है। जाति यानी विजाति, वी उपसर्ग लगेगा जाति में, कुजाति नहीं लगता है, ध्यान रखना। जागरण का निद्रा है, तरल का ठोस, जालिम का रहम दिल होता है। रहम दिल है आप, दमनीय, अदमनीय होगा, दुर्दमनीय, अदमनीय, अदमनीय, यही होगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर ए। असंगत विलोमार्थी देख रहा है। दिव्य का अदिव्य होता है, दक्षता का अदक्षता, दाखिल का खारिज, उसने अपनी बेल दाखिल की, उसने उसको जज ने उसको खारिज कर दिया, तो ये दमनीय का अदमनीय होता है, अदमनीय। तो आप इसमें ए उपसर्ग लगाकर इसे सही कर सकते हैं, अदमनीय कहलाएगा। हाँ जी जी, आइए आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से दिव्य का विलोम शब्द है। दिव्य का क्या है? विलोम। विशेष सुदिव्य विलोम शब्द है, सुदिव्य, अदिव्य, अदिव्य होगा प्रिय विद्यार्थियों, सु, कु और वी नहीं होगा, विशेष। अ उपसर्ग लगेगा, ए उपसर्ग के साथ दिव्य लग जाएगा और वह बन जाएगा अदिव्य, जो दिव्य ना हो। और निम्नलिखित में से दक्ष का विलोम शब्द है अदक्ष, निदक्ष, उदक्ष, एक और दो दोनों। जी नहीं, अदक्ष, उदक्ष नहीं लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, अदक्ष। दक्ष में भी क्या लगेगा कि आप पेपर करने में दक्ष हैं, और ए के साथ लगेगा तो अदक्ष बन जाएगा, सीधा सीधा सा उत्तर है। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी है। असंगत विलोमार्थी चिंतित, अचिंतित, ठौर, कुठौर, तुच्छ, महान, तर्क, कुतर्क, कुतर्क नहीं वितर्क होता है। तुच्छ का तो महान होता है, ठौर, कुठौर, आपको ठौर कुठौर ना लग जाए कहीं। देखकर खेलना, देखकर हॉकी चलाना, देखकर बल्ला चलाना, देखकर गेंद फेंकना, कौर, ठौर, कुठौर। ठौर का कुठौर होता है, तुच्छ का महान होता है, और चिंतित का अचिंतित, अचिंती, अचिंतित होता है। चिंतित का अचिंतित होता है, लेकिन तर्क का कुतर्क नहीं, वितर्क होता है। तो कुतर्क ना करो, वितर्क ना करो, शुद्ध क्या होगा? वितर्क। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी युग्म कितने हैं? दीर्घ, सुदीर्घ, तप्त, वितिप्त, जंगल, जंगम, स्थावर, तमस, सत्व। प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से सही विको विलोम का क्या देखना है आपको? जी हां, सही का क्या चुनना है? बिल्कुल 1 व 2। दीर्घ का तो लघु होगा, और तृप्त का अतृप्त, लघु, अतृप्त। सही विलोमार्थी युग्म कितने हैं? तो आपके सही विलोमार्थी कितने हैं? दीर्घ का लघु तो सही, यानी 1 2 तो नहीं है। युग्म कितने हैं? तो दीर्घ और लघु, दीर्घ का सुदीर्घ नहीं होगा। जंगम का स्थावर है, और तमस का सत्व है। तो आपके कितने आ रहे हैं साहब उत्तर में? 1 व 2 तो आएंगे नहीं, 1 और 2। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी युग्म कितने हैं? तो आपका सुदीर्घ, दीर्घ का सुदीर्घ नहीं आएगा, तृप्त का वितृप्त नहीं आएगा, जंगम का स्थावर और तमस का सत्व आएगा।
तो तीसरा और चौथा कहां है उत्तर? जी हां, यही आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि ये दोनों तो दीर्घ का लघु और तप्त का अतृप्त होगा। जी बिल्कुल, देखिए आगे देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दुष्चरित्र का विलोम सही है? चरित्र, सुचरित्र और कुचरित्र। बताओ आप, सु लगा दो। दुष्चरित्र, टू का सु बनता है प्रिय विद्यार्थियों। सुचरित्र, अच्छा चरित्र। निम्नलिखित में से छापा का अनेकार्थी, छापा, पहरेदार, डकैती, आक्रमण, प्रतिलिपि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छापा मारा, वो छापा मार युद्ध खेलते हैं, तो पहरेदार, मुद्रणालय, डकैती, आक्रमण, प्रतिलिपि तो होता है, डकैती, आक्रमण, प्रतिलिपि, और मुद्रणालय भी होता है इसका, मुद्रण, मुद्रणालय। तो ये डकैती भी है, आक्रमण भी है और प्रतिलिपि भी है। तो पहरेदार थोड़ी होता है छापा का, पहरेदार तो डोरीबान होता है, प्रतिपाल होता है, वो सॉरी प्रत्याहार होता है, उसको पहरेदार कहते हैं, द्वारपाल को। निम्नलिखित में से जौहर का अनेकार्थी रूप नहीं है? जौहर, आप, सार, साधना, रत्न। जौहर किया, किस किसने जौहर किया? कौन कौन सी रानियां? जी हां, महारानियां। साधना जौहर अनेकार्थी रूप नहीं है प्रिया। आप, सार, रत्न, वसु, ये सभी हैं। रानियां स्वजीवन का अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, उसको जौहर कहते हैं। जिसमें रानियां स्वजीवन का अग्नि में समर्पित कर देना ही जौहर कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन इसमें जौहर में आब, सार और रत्न, वस्तु, विशेषता, ये तो आते हैं, लेकिन साधना नहीं आएगा इसमें। साधना अशुद्ध है अनेकार्थी में। निम्नलिखित में से जनन का अनेकार्थी रूप? जनन, उत्साह, प्रारंभकर्ता, सृजन और आत्मा। जनन में देखिए, जनन में सृजन, जी अनेकार्थी रूप है। जनन, सृजन, उत्साह, प्रारंभकर्ता, आत्मा, जी नहीं होगा। फटाफट से देखिए। निम्नलिखित में जाल का अनेकार्थी शब्द? जाल, छलनी, नकरी, झंझरी और फरेब के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, जाल मतलब फरेब। क्या जाल है? फरेब। कैसे कैसे जालों में पड़ गए हैं आप, जाल के रूप में आप इसे फरेब कर सकते हैं कि ये फरेब है, और फरेब में आप उत्तर 4 को चुनेंगे, उत्तर विकल्प 4। निम्नलिखित में से असंगत अनेकार्थी शब्द वाला विकल्प है? चुनिंदा, उत्तम, विशेष, संग्रहित, चक्कर, नेमी, ब्रह्म दौड़, जहमत, चेष्टा, विवेक, बुद्धिमत्ता, कुटिलता, छिपा, अस्पष्ट, पहरेदार और अस्तगत। प्रिय विद्यार्थियों, चेष्टा, विवेक, बुद्धिमत्ता और कुटिलता इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि चेष्टा में अनेकार्थी शब्द वाला विकल्प है। कैसी चेष्टा? विवेक, बुद्धिमत्ता और कुटिलता। छिपा, अस्पष्ट, पहरेदार, पहरेदार कैसे होता है छिपा? अस्तगत थोड़ी होता है। उत्तम, विशेष, चुनिंदा, चक्कर, नेमी, भ्रम, दौड़, अजहमत, जी नहीं। आपका उत्तर क्या आएगा? चेष्टा, विवेक, बुद्धिमत्ता और कुटिलता के रूप में इसको आप सही करेंगे। ये शब्द हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से जद का अनेकार्थी शब्द नहीं है? जद, जद यानी शह दी उसने, मात दी, लक्ष्य, प्रजा, प्रहार इत्यादि में से क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों? फटाफट से बताइए। उत्तर आपने क्या दिया है? जी हां, इसमें प्रजा के लिए आएगा। उत्तर क्या आएगा? प्रजा, यानी जद के रूप में आप प्रजा करेंगे। शह, लक्ष्य, प्रहार, चोट। शह, लक्ष्य, प्रहार और चोट भी इसी का है प्रिय विद्यार्थियों, अनेकार्थी शब्द जद का। लेकिन प्रजा नहीं होगा। प्रजा क्या नहीं होगा? प्रजा का राजा होता है, राजा का अनेकार्थी, जी राजा का विलोम शब्द होता है प्रजा। तो आप इसको उत्तर विकल्प के रूप में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। और आप इसको बदलिए फटाफट से, क्योंकि ये आप चुनेंगे अपने अनुसार। अनेकार्थी शब्द व उससे संबंधी विकल्प वाला युग्म सुमेलित कीजिए। घना, घर, चूल, चुनौती। देखिए अब आप घना को जोड़िए। घना, जोड़, शिखर, आधार, सफेद, कुनवा, बादल, मोटा, दाना। घर, घर, आधार, स्वदेश, कुनवा। हाँ, एक में एक,
1 2 3 4 यही आएगा इसमें। घर का आधार, चूल का जोड़ा और चुनौती का ये, आप इसमें बी को ही करेंगे क्योंकि ये युग अनेकार्थी शब्द हैं। घना को बादल, मोटा दाना कहेंगे। घर आधार स्वदेश कुनवा, चूल को जोड़ या शिखर कहेंगे। चुनौती को धमकी या दावा कहेंगे। कार्य होता है और चूल का जोड़ शिखर करेंगे। इसमें 1 2 3 आएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित करो। युग्म घाम, ये क्या है? ये युग्म शब्द हैं प्रिय विद्यार्थियों, शब्द युग्म है। क्या है ये? युग्म शब्द। घाम, धाम। घाम कहते गर्मी को, गर्मी यानी धूप। धाम स्थान, पहले में चौथा। क्षमा और क्षमा, क्षमा मतलब माफी, और छपा यानी पृथ्वी। घोष और घोष, घोष यानी गर्जना, घोष यानी वस्तु, बस्ती। गर्म यानी तप्त, और धर्म, घर्म यानी धूप। तो पहले में चौथा, पहले में चौथा, बी में तीसरा, सी में दूसरा और डी में पहला। जी बिल्कुल, आपका उत्तर आ गया क्या? 4 3 2 1। घाम धूप को कहते हैं, धाम स्थान को कहते हैं। तो इसमें आप तीसरे विकल्प को चुनेंगे फटाफट से। जी हां, चंचल और बिजली का सही युग्म शब्द कौन सा होगा? चंचल। चंचल चतुर होता है, चपला बिजली होता है। चपल, चपला, चपला, चपल, चपला, चतुर। चंचल, चतुर, चपल। बिजली चपला होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहां जो उत्तर आएगा चतुर या चपल से आएगा। किससे आएगा उत्तर? चपुल से। जी हां, उत्तर विकल्प क्या चुना है आपने? चपल से चचला, गलत, अशुद्ध शब्द चुना है। जी हां, चपल और चपला। चपल यानी चंचल और चपल चंचल, और चपला बिजली। बिजली के लिए आता चपला, दामिनी, विद्युत इत्यादि के लिए आता है। चपल जो चंचल होता है, ये बहुत चपल है, चंचल है, बहुत जल्दी जल्दी, हाँ, जो चपल के लिए आता है। निम्नलिखित में से असंगत शब्द समूह। असंगत देखना, क्षति, हानि, क्षति, हानि, नहीं, यही असंगत है। चूड़ा, चूरा, चूरा यानी चुटिया, चूरा यानी चूर्ण, सही है। चरम यानी अंतिम, और चपत यानी थप्पड़, ये भी सही है। घन यानी बादल, घना यानी गाढ़ा, ये भी सही है। तीनों गाढ़े हैं प्रिय विद्यार्थी। ये असंगत जो है ना, ये है क्षति। क्षति का जो होता है वो हानि नहीं है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी, इला, अवनी, धरा, वसुधा, धरती, धारित्री, धरणी इत्यादि के लिए आता है। और क्षति और क्षति होता है हानि के लिए प्रिय विद्यार्थियों। हानि, उसकी क्षति पूर्ति हो गई। मनोविज्ञान में भी आप पढ़ते हैं क्षति पूर्ति होना। तो जहां जिस कार्य को हम करते हैं उसकी क्षति पूर्ति। जो विकलांग व्यक्ति, जो दिव्यांग होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो पैरों से अपाहिज होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनकी क्षति पूर्ति कहाँ? हाथों में जो बल आता है उसका, उनका बल हस्त में आता है, अपनी बाहुओं में आता है, भुजाओं में आता है, तो वह उसकी क्षति पूर्ति हो जाती है वहां पर। तो ये क्षति यानी हानि और क्षति यानी पृथ्वी। तो उत्तर क्या आएगा आपका? जी 1 आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में सकल और शकल। प्रिय विद्यार्थियों, एक सकल और होता है, इसमें सकल यानी समस्त के लिए आता है। समस्त, जिसमें आप जीडीपी को देखते हैं ना, जीडीपी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल यानी समस्त, सकल यानी समस्त के लिए आता है। तो ये सकल दंती से के साथ है, ये शकल जो है वो तालव्य श के साथ है।
तालब्य है। और ये शक्ल यानी सूरत, चेहरा, शकल सूरत, ये शकल चेहरा है और शकल यानी टुकड़ा। उत्तर क्या आएगा? तीसरा आएगा प्रिय विद्यार्थी, टुकड़ा और चेहरे के रूप में आएगा। ये सकल घरेलू उत्पाद में आप इसे देखते हैं। जी हां, सभी टुकड़ा और चेहरे के रूप में आप इसे देखते हैं। जी आइए अगला देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से जिरह और ओ प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। बहुत सूक्ष्म अंतर क्या है? यहां जिरह फारसी का है, नुक्ता लगा है, और जिसके नुक्ता लगा है ना वो फारसी है। नुक्ता चीनी कहते हैं इसको। अगर किसी के नुक्ता लगा, जैसे कै को नुक्ता लगा, खे को नुक्ता लगा, गे को नुक्ता लगा, जै को नुक्ता लगा, फे को नुक्ता लगा, फरिश्ता, फालतू, फिजा, फिजूल, जै, जहलत, जहमत, जिल्लत, जिहाद, गरज, खा, खुदा, खैरियत, ख्वाब, का, कर्ज, ये इस प्रकार से ये शब्द खर्ज में बोलते हैं। तो ये जिरह बोलेगा, जिरह, आप जिरह ना करें। और ये जिरह यानी बहस, और बहस कहां हो रही है? जिरह, बहस यहां और कवच यहां। ये जिरह जो है, जिरह यानी कवच के लिए आता है, बुलेट प्रूफ के लिए आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, किसी ने जिरह पहन रखा है, उसमें गोली पार नहीं हो सकती, जिरह है। एक होता है जिरह, जिरह यानी बहस, और जिरह यानी कवच। निम्नलिखित में से तुला और तूला का सही अर्थ है। तुला यानी तराजू, तुला दान किया उसने, तराजू। और तूला धातु का तंतु या कपास? जी हां, बहुत ही अच्छा शब्द है, कपास के लिए आया है तूला। तुला यानी तराजू और तूला यानी कपास। करपास कहते हैं इसको, तत्सम इसका शब्द क्या होगा? करपास, तत्सम है। और कपास जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो है कोल संथाल जातियों का शब्द है, जिसमें आपका केला आता है, कदली से केला बनता है, करपास से कपास बनता है। पान, परवल, बाजरा, भिंडी, कौड़ी, ये शब्द जो हैं वो कोल संथाल जाति यानी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो तराजू और क्या आएगा? ये कपास। मर्म, तम, तमा, रात्रि, तमा रात्रि को कहते हैं, मर्म तम को, और तमा रात्रि है। रिव्यू का हिंदी पारिभाषिक शब्द, ओ अंग्रेजी के शब्द आ गए भाई, अंग्रेजी। रिव्यू, आप आईपीएल देखते हैं खूब अच्छे से? हाँ, आईपीएल देखे रिव्यू लिया है बैट्समैन ने। क्रिकेट देखते हैं आप? इंडियन क्रिकेट देखे रिव्यू ले लिया है। कहीं कोई स्निकोमीटर में कहीं कोई आपकी बल्ले को लेती हुई बॉल तो स्निक नहीं कर गई है स्लिप में, या कीपर के हाथ में, या पैड पर कैसे टकराई है, तो उसमें रिव्यू लेते हैं ना। रिव्यू यानी समीक्षा होती है प्रिय विद्यार्थियों, समीक्षा। समीक्षा क्या आखिर इसमें क्या है? वापसी नहीं होता, रिव्यू प्रतिवर्तित नहीं होता है, और सभी नहीं है, रिव्यू नहीं है, समीक्षा। पैनल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अधिमूल्यन, पदधारी या नामिका। भाई बहुत ही अच्छा शब्द है पैनल, PANEL, PANEL, पैनल यानी जी उपर्युक्त, सभी नहीं, नामिका होता है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, नामिका। पैनल यानी नामिका, अधिमूल्यन नहीं, पदधारी नहीं, नामिका होगा। और ये प्रिंसिपल्स के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रिंसिपल। कौन? प्राचार्य प्रिंसिपल होता है, या फिर प्रधान होता है, या फिर आप मूलधन को कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी सही हैं। ये प्राचार्य भी प्रिंसिपल कहते हैं, प्राचार्य, प्रधान या मूलधन भी प्रिंसिपल के रूप में आएगा। तो उत्तर विकल्प बिना किसी झिझक के आप क्या कर देंगे प्रिंसिपल में? हाँ, उपर्युक्त सभी उत्तर सही हैं, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, प्रॉक्सी का हिंदी परिभाषिक अर्थ है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? हिंदी में प्रॉक्सी प्रतिनिधि को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों।
प्रतिनिधि यानी प्रॉक्सी, प्रावधान पुनर्विचार, पुनर्विचार श्रेणी इत्यादि नहीं कहेंगे। और ऑनस, ये किसके अर्थ में आएगा भाई? ऑनस, हाँ जी, भार के लिए, ONUS, भार के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों। ये भार, अधिभार और भार, किसी अतिरिक्त भार दिया जाना। मिसकंडक्ट का हिंदी अर्थ क्या होगा? मिसकंडक्ट हुआ है। जी हाँ, मिसकंडक्ट के लिए आप इसमें सदाचार की बात करेंगे। मिसकंडक्ट नहीं होता, सदाचार। कदाचार, मुकदमा दर्ज किया है, उस पर मुकदमा अनुमति दी गई है। मिसकंडक्ट नहीं होता। कंडक्ट तो कदाचार के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों। उस कदाचार का दोषी पाया गया, वो मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है, इसलिए उसे दंड दिया गया है, तो वो मिसकंडक्ट के लिए आएगा। और मैटरनिटी लीव हम मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से ये शब्द आप जानते हैं, आपके आसपास से आता है। मैटरनिटी लीव मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उसके लिए मैटरनिटी लीव, यानी बच्चे के भरण पोषण के लिए जो बच्चा जन्म देती है उस महिला को हम क्या कहते हैं? प्रसूति। और ये प्रसूति अवकाश होती है, मैटरनिटी लीव जो कहते हैं ना, वो प्रसूति अवकाश होता है। लीव यानी अवकाश, इसमें जोड़ दो मैटरनिटी में, तो ये प्रसूति के लिए है, ममता के लिए नहीं आएगा। एक बात तो दोनों नहीं, वात्सल्य के नहीं आएगा। जी हाँ, तो ये किसके लिए आएगा? प्रसूति के लिए। मैटरनिटी, ध्यान से रखना, MATERNITY, मैटरनिटी। निम्नलिखित में से आरोग्य अशुद्ध शब्द है भैया, अशुद्ध देखना है। अधीन शुद्ध है, आध्यात्मिक शुद्ध है, अधोवस्त शुद्ध है। शुद्ध नहीं है क्या? आरोग्य के लिए शुद्ध नहीं है भैया, फटाफट से देखो। जी हाँ, अशुद्ध क्या है? आरोग्य। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है आर्यावर्त, अक्षोहिणी, आजीविका। शुद्ध शब्द है, अक्षोहिणी नहीं है, आजीविका नहीं है, अनधिकार, आर्यावर्त, जी ये भी नहीं है। क्या है ये? अनधिकार। क्यों? क्योंकि अन प्लस अधिकार है, ए आएगा यहां पर, तो शब्द क्या बन जाएगा? अनधिकार। शब्द क्या बन जाएगा? अनधिकार, सही है। और ये बनता है आजीविका। आजीविका के नए नए स्रोत खोले जा रहे हैं। अक्षोहिणी प्रिय विद्यार्थी, ये मैं अपवाद में लिखाता हूं गुण संधि के में, अक्षोहिणी क्या बनता है? अक्षोहिणी। आर्य धन आवर्त, और आर्यावर्त बनता है प्रिय विद्या आवर्त, तो ये भी आपका अशुद्ध है। तो आप इसमें क्या करेंगे? अनधिकार को सही करेंगे। आपका चौथा विकल्प इसमें अनधिकार होगा, अनधन अधिकार। और निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ऊर्जसित, उहापोह, ऊधम और स्तुति। प्रिय विद्यार्थियों, ऊर्जसित तो सही है, ऊधम भी सही है, स्तुति भी। ऊहापोह, ऊह धन अपोह, ये सही है, ऊहापोह। ऊहापोह की स्थिति है प्रिय विद्यार्थियों। ऊहापोह हम कहते हैं विचारों का ऐसा प्रवाह, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई निष्कर्ष ना निकले, जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, उसको प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? हाँ, उसको ऊहापोह की स्थिति कि आप आखिर दें तो दें क्या? एलडीसी आ गई है, पीएसआई आ गया है, ऐसा ही दें या फिर एलडीसी दें, ऐसा ही दें या एलडीसी दें। ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो आप दोनों दीजिए। एक पहले एसआई को निपटाओ, फिर आप एलडीसी दो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है उद्दीप्त, उच्छ्वसित, उच्छिष्ट और ईप्सा। अशुद्ध शब्द है भैया, ईप्सा तो बिल्कुल नहीं होगा यार, ये तो शब्द ही गलत दे दिया है। जी हाँ, उद्दीप्त होता है, ईप्सा उद्दीप्त अशुद्ध है, उद्दीप्त होता है, उद्दीप्त शब्द शुद्ध है। ऊहापोह के बाद उद्दीप्त सही है भैया। अशुद्ध शब्द है, जी हाँ, उत्तर देखिए फटाफट से। कभी अशुद्ध शुद्ध वाला असंगत, असंगत देखना, अशुद्ध पहले फिर शुद्ध, अशुद्ध
शुद्ध कवि, कालिंदी कालिंदी, अशुद्ध शुद्ध यही है, कटीला कंटीला सही है, कार्पण्यता कार्पण्यता है, यही नहीं है बिल्कुल। कवि ये पहले कवि ये होता है, कवि और कवि नहीं, पहले ये आता कवि ये और फिर आता कवि। अशुद्ध और ये शुद्ध। कार्पणता कृपणता होता है, कटीला ये तो कटीला रास्ता है, और कालिंदी कालिंदी यमुना को कहते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरा करो प्रभु कदम्ब की डारन। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरिराज जी का पत्थर बनूं, जो नख धारण कियो, नख छत्र पुरंदर धारण, अपने नख पर पुरंदर ने धारण किया था। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, धेनु नंद की धेनु चरावन, नंद की धेनुओं के साथ गायों के साथ पशु बनता। तो प्रिय विद्यार्थियों, रसखान की पंक्तियां आपको ध्यान होंगी, तो यहां कवि के लिए आएगा। निम्न से अशुद्ध शब्द है कृतज्ञ, कनीन का, कार्रवाई या उम्मीद। अशुद्ध शब्द है कृतज्ञ, कार्रवाई तो सही है, कृतज्ञ नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों, यही सही है। कनीन का सही है, आंख की पुतली को कहते हैं। कार्रवाई उम्मीद, उम्मीद मत छोड़िए, तो यही शब्द आपका सही आएगा। 55 में उत्तर सही है। कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। उच्छ्वास शब्द का सही रूप होगा उच्छ्वास, बिल्कुल यही होगा। उच्छ्वास नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उच्छ्वास 6 को हलंत लगाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, हलंत। उतधन श्वास के रूप में बनता है ये, उतधन श्वास। जब स अधूरा है तो इस स के स्थान पर 6 बन जाएगा और इसके स्थान पर 6 बन जाएगा, स अधूरा, और शब्द बन जाएगा उच्छ्वास। ये नियम नंबर 5, 1 2 3 4, नियम नंबर 4 को कराता हूं व्यंजन संधि में। इसको यदि पदांत तय के परे 6 हो तो तय के स्थान पर 6 और तय के परे शय हो, शय यानी तालव्य, तो शय के स्थान पर 6 और तय के स्थान पर 6 हो जाएगा। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, भैया लिंग संबंधी अशुद्धि है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, तो लिंग है, यानी कारक काल और वचन नहीं है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, आत्मा अमर होती है, वह एकांकी बहुत अच्छी है, वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। वह एकांकी बहुत अच्छी अशुद्ध है, वह एकांकी बहुत अच्छा है। एकांकी एक नाटक का रूप होता है प्रिय विद्यार्थियों, और एकांकी अच्छी नहीं अच्छा है। एक विधा है, एक हिंदी की विधा है एकांकी, जिसमें नाटक के एक रूप को ले लिया जाता है, जिसको मंचन के लिए ले लेते हैं या वाचन के लिए ले लेते हैं। तो उस नाटक का एक रूप है एकांकी, जिसमें एक अंक होता है, एक अंक से बनता है, एक अंक हो जिसमें, उसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी, एक अंकी, जी हां, वह एकांकी बहुत अच्छा है। सत्य बोलना अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध वाक्य। सत्य बोलना उसकी आदत थी। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, 1 व 2 दोनों। शाम ने पुस्तक खरीदी। प्रिय विद्यार्थियों, क्या करेंगे इसमें? मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, विदुषी, विदुषी नहीं, विद्वान नहीं होता, विद्वान तो पुरुष के लिए आता है, विदुषी महिला के लिए। महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी, ये वाक्य पूछा गया है। ऐसे ही आपसे ये भी, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान नहीं विदुषी। सत्य बोलना उसकी आदत थी। 1 व 2 दोनों। श्याम ने पुस्तक खरीदी, तो ये तो सही है सारे, यही आएगा। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य फिर चुनिए। गंगा पतित पावनी नदी है। माताजी आप क्या कर रही हैं? मोती सीपी में
पलता है और दही खट्टा है, ये तो सही है। मोती सीपी में पलता नहीं है भैया, मोती सीपी में पलता नहीं है, मोती सीपी में ही होता है भैया। उत्तर क्या माता जी, आप क्या कर रहे हैं? सही है, उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका? मोती सीपी में पलता नहीं है, पला नहीं जाएगा, मोती भी सीपी में ही होता है, मोती सीपी से निकलता है। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण आंखों में आंसू आ गया, वचन संबंधी अशुद्धि है। वचन संबंधी मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन इत्यादि बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इत्यादि किसमें प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में। प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का वृक्षों पर कौवे बोल रहे थे। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। जी नहीं, यही नहीं है। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस तो रसों, रसराज श्रृंगार होता है। रसराज क्या है? श्रृंगार। तो ये वृक्षों पर कोई बोल, अशुद्ध, ये शुद्ध है, मेरे हस्ताक्षर ही हैं। हिमालय बिल्कुल सही है आपका, रसों में। और प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण, फिर से वचन, निकल गए। अभी भी बताया, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन इत्यादि बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैंने उसका दर्शन किया, मैंने भगवान का दर्शन किया। दर्शन नहीं किया, दर्शन किए। मेरी आंख, उसकी आंख से आंसू निकल गया। उसकी आंख से आंसू नहीं, उसकी आंख से आंसू निकल गए। तो प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। ये बहुवचन में वचन संबंधी अशुद्धि है। देखो, कठिनता से धैर्य धारण करना सही अर्थ वाला मुहावरा है। कलेजा ठंडा होना, कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजे पर सांप लूटा, इनमें से कोई नहीं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कलेजा थाम कर रह जाना इसका सही उत्तर है। कठिनता से धैर्य धारण करना, कलेजा थाम कर रह जाना, कठिनता से धैर्य धारण करना बहुत मुश्किल से होता है। और दंड देना सही अर्थ वाला मुहावरा है। कान गरम करना, कान खाना, कान पकड़ना, कान भरना। दंड देना, 65वें में दंड देना। जी क्या करेंगे? कान गरम करना। बिल्कुल कान गरम करना आएगा। दंड देना भैया, कान गरम कर दो, कान बजा दो, उसके थप्पड़ मारेंगे कानों पे। गड़े गुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। विरोध करना, पिछली बारी बुरी बातों याद करना और बहुत कुछ हासिल करना। उपाय लगाना, तो पिछली बुरी बातें याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना है। पिछली बुरी बातें, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो यार? जो बुरी बातें गई उनको जाने दो, पानी डालो उन पर। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, बुरी बातों को याद कर रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो भैया। तो ये आपकी, जी हाँ। और कष्ट में जीवन व्यतीत करना, गिन गिन कर दिन काटना, गिन गिन कर पैर रखना, गड्ढे में गिरना, इनमें गिन गिन कर दिन काटना। कष्ट में जीवन काट रहे हैं भैया, एक एक दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं, वो कष्ट में जीवन होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, अच्छा लेखक होना अर्थ वाला मुहावरा है। कोक का हीरा होना, कागज का ले करना, किताब का कीड़ा होना, कलम का धनी होना। अच्छा लेखक कलम का धनी होता है, कलम का धनी। और मुहावरे का अर्थ संबंधी सुमेलित कीजिए सूची। काल के गाल में जाना, मृत्यु पथ पर भटकना, बुरी तरह मरना, निर्बल होना, घातक व्यक्ति होना, काला नाग होना, बुरी तरह मारना, निर्बल होना, मृत्यु पथ पर भटकना, घातक व्यक्ति होना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना, कुत्ते की मौत, कमर पर हाथ रखना, निर्बल होना। ये तो निर्बल हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, इन दोनों से निकालें हम, बिल्कुल निकालो। सी में एक, सी में एक, सी में एक और डी में दो। डी में दो बिल्कुल है, लेकिन ए में तीन। ए में काल के गाल में जाना, मृत्यु पथ पर भटकना और काला नाग होना, घातक व्यक्ति होना। तो काला नाग है,
तू क्या है, बहुत घातक व्यक्ति है मेरे लिए। तो काल के गाल में जाना, मृत्यु पथ पर भटकना है, काला नाग होना, घातक व्यक्ति होना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना, और कमर पर हाथ रखना यानी निर्बल होना। भैया उसने तो क्या रख लिए, कमर पर हाथ, निर्बल। हाथ हैं तो हथकंडे अपनाइए आप, जी हां, नए नए हथकंडे अपनाइए। तो कुंजड़ा अपने बेरों को खट्टा नहीं कहता। लोकोक्ति का सही है 70 में। बुरी संगत होने पर कलंक लगता ही है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ये कुंजड़ा अपने बेरों को खट्टा थोड़ी कहेगा। किसी की करनी का फल किसी अन्य द्वारा भोगना, ये भी नहीं है। और अपनी चीज को कोई खराब नहीं कहता। भैया मालन अपने बेरों को कभी खट्टा बता सकती है क्या? मालन अपने बेरों को कभी खट्टा नहीं बता सकती। तो अपनी चीज को कोई खराब नहीं बताता। आप बताते हो क्या? आप तो पेपर देख के भी आ जाते हो, तब भी ये कहते हो कि नहीं साहब बहुत जोरदार हुआ है, फिर देखो तो पेपर में अंक नहीं आते, नंबर नहीं आता, क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अपने वस्तु को कभी खराब नहीं बता सकते। कि मालन अपने बेरों को कभी खट्टा नहीं बता सकती, क्योंकि उसको बेर बेचने होते हैं। तो आप इसको सही कर सकते हैं बिल्कुल। अगला देखिए, कौड़ी नहीं गांठ, चले बाघ की सैर। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कौड़ी नहीं गांठ, गांठ में तो कौड़ी नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, और चल रहे हैं कहां? बाघ की सैर करने जा रहे हैं। बाघ यानी आज ही। तो अपने सामर्थ्य से अधिक की सोच रखना, किसी प्रकार का भेदभाव न रखना, संदेह की स्थिति में आना, कोई अपने सामर्थ्य से अधिक की सोच रखना। सामर्थ्य नहीं है, घर में नहीं है दाने, और बुढ़िया चली भुनाने, ये भी इसमें ही है। आपके पास दाने नहीं है और आप भुनाने जा रहे हो। सामर्थ्य तो है नहीं है, और फिर भी आप बात कर रहे हो क्या? कोड़ी नहीं गांठ और चले बाघ की सैर। अपने सामर्थ्य से अधिक की खोज करना। और घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। लोकोक्ति का सही अर्थ है अचानक विपत्ति का पड़ना, चंचल विचारों वाला, विपरीत कार्य करना, दुविधा में पड़ना। निम्न में से कौन सा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बताओ। जो घड़ी में अपने सामर्थ्य से, चंचल विचारों वाला, चंचल विचारों वाला, ये आएगा दूसरा विकल्प सही आएगा इसमें, चंचल विचारों वाला। सही है क्या साहब? आइए अगला देखते हैं हम। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाच्य का नहीं हुआ। तुमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा। नकारात्मक वाक्य लेकिन भाववाच्य नहीं है। मुझसे ज्यादा नहीं चला जाएगा, जी हां ये तो है भाववाच्य। मुझसे ज्यादा नहीं चला जाएगा, असमर्थता का भाव है, लेकिन क्रिया अकर्मक होगी भाववाच्य में, सकर्मक क्रिया होगी कर्मवाच्य में, अकर्मक सकर्मक क्रिया होंगी कर्तृवाच्य में। तो मुझसे ज्यादा चला नहीं जाएगा, बिल्कुल भाववाच्य। मुझसे झुका नहीं जाएगा, बिल्कुल भाववाच्य। सभी में हुआ है नहीं। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये क्या है? कर्मवाच्य। कर्म आया है, दुख तुम्हारा। किसका दुख? तुम्हारा। क्या दुख? वाच्य व उदाहरण संबंधी अनुचित विकल्प चुनिए। जोर जोर से रोने लग गया, कर्तृवाच्य है, सही जवाब दे दिया गया। कर्तृवाच्य है, तुरंत लौट आया था, वह तुरंत लौट आया था। देखो वह लगा सकते हैं, वह सही जवाब दे दिया, ये नहीं लगेगा, यहां नहीं आएगा, वह यहां भी आ जाएगा। तो करता है, उसने दे दिया। राम जोर जोर से रोने लग गया, करता आ जाएगा। राम ने तुरंत लौटा, वह तुरंत लौट आया था, वह आ जाएगा। सही जवाब दे दिया गया, तो यहां कर्तृवाच्य नहीं है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। सही जवाब दे दिया गया, सही जवाब दे दिया गया। उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका? सही जवाब दे दिया गया। वाच्य संबंधी अनुचित विकल्प है, तो ये अनुचित ही है। सही विकल्प में आप उत्तर दे देंगे, सही जवाब दे दिया गया। अंतिम में मालिक समय पर तनख्वाह दे देते थे। वाक्य में वाच्य कौन सा है? वह यह है किस वाच्य में परिवर्तित होगा? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में होगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में होगा। कैसे होगा कर्तृवाच्य से? सुनो, मालिक समय पर तनख्वाह दे देते थे। मालिक कर्तृवाच्य है, करता है। मालिक क्या है? करता है। समय पर तनख्वाह दे देते थे। लेकिन अगर कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करें तो कैसे करेंगे?
मालिक के द्वारा तनख्वाह दे दी जाती थी। मालिक के द्वारा तनख्वाह दे दी जाती थी, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य इसमें परिवर्तित हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। एक आधा त्रुटि की कोई आपने यहाँ की हो तो वो कोई ऐसी बड़ी त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि ये पेपर आपने अच्छा किया होगा। और कितने अंक आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो इस पर मिलान करिए। तब तक के लिए अगले पेपर तक हम फिर मिलेंगे आपको अगले माह में, यानी अप्रैल माह में। मार्च माह का शेड्यूल के पेपर यहां समाप्त होते हैं और अगले माह हम अप्रैल माह के पेपर के साथ पुनः आपसे मिलेंगे एक बार फिर। तब तक के लिए आप मुझ प्रेम शर्मा को इजाजत दीजिए और खुश रहिए, तैयारी को परवान चलाते रहिए, आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न पत्रों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आपके साथ। जुड़े रहिए। भाटिया आश्रम, प्रेम शर्मा, हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाटिया आश्रम की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं संडे को होने वाला टेस्ट, और इसके हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, तो सभी दोस्त बने रहिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है आपके पास में, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा सवाल है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में से सभी ने अपने अपने फॉर्म्स डिपॉजिट करा दिए हैं, अपने अपना जो भी क्लास का काम था सबमिट करा दिया, असाइनमेंट सबमिट करा दिए। पहली लाइन यहाँ पे सबसे पहले समझनी है कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत आपकी होती है ईच से, एवरी से, ईदर से या नीदर से, पहली चीज यहाँ पर ये याद रखना, ईदर से या नीदर से। यहाँ पर एक थ्योरी याद रखनी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक बात तो देख ली कि ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन है। ठीक है, और याद रखना इनमें से कोई वाक्य अगर शुरुआत में आ जाए, शब्द आ जाए, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमेशा सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब हो गया जैसे डज आ गया, इज आ गया, वॉज आ गया या फिर हैज आ गया। अब यहाँ पे एक चीज हमने समझ ली, और आगे जो भी हमारे पास होगा वो हिज का आना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे देयर नहीं आएगा। ठीक है, देयर नहीं आएगा। अब एक बात याद रखना है, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए, ये दोनों ये गलत है और केवल आएगा हिज आएगा। अब इस सवाल को ध्यान में देते हैं तो आपके आंसर लिस्ट में दो गड़बड़ी है, आपके क्वेश्चन के सेट में दो गड़बड़ी समझते हैं। गड़बड़ी नंबर पहली क्या है? अब पहला तो ये है कि ईच को देखकर कायदे से हमें इसे हैज कर देना चाहिए। अब इस सवाल के दो रूप होते हैं, इस सवाल के दो रूप समझना। पहला, ईच को देख के इधर हैज करो और इधर देयर का हिज करो। भाई हर विद्यार्थी ने, इसका अर्थ क्या बनता है? प्रत्येक विद्यार्थी या हर एक विद्यार्थी? तो प्रत्येक या हर एक को दिखाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। हर व्यक्ति ने अपना अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। अब कायदे से कोचिंग के आंसर लिस्ट को देखते हैं तो यहां पर एक गड़बड़ी आती है। क्या गड़बड़ी आती है? गड़बड़ी ये आती है कि हमें यहां पे दो परिवर्तन कर नहीं सकते। अब बहुत सारे अध्यापक लोग कहते हैं कि भैया ऐसा करो, हैव का हैज कर दो, पहले ही गलत हो गया तो आगे वाक्य गलत हो सही हो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर इस सवाल को ठीक करना है तो दो परिवर्तन। पहला तो इस वाले हिस्से को आप टिक कर दीजिए, ईच ऑफ द के बाद हैज आता है, बात खत्म, सिंगुलर वर्ब। लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम देखते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आपके पास में अगर इन दोनों में परिवर्तन करने की जगह ईच को हटा दे और यहां ऑल कर दे या यहां पे मोस्ट कर दे तो आंसर अपने आप बदल जाएगा और दो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन की आंसर लिस्ट है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है, पर इसके दो पॉइंट क्रिएट होते हैं। आप एग्जाम में दो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, दो आंसर या दो एरर पिक नहीं कर सकते हैं, तो इन दो को देख के हमें मजबूरी में ईच को चेंज करना अनिवार्य है। बट हम आंसर लिस्ट के साथ रहेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब ये सवाल भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़े तो एक सवाल यहां पे समझ लीजिए, नीदर नॉर ईदर और, नाइदर नॉर
आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां पर ये 3 ऑप्शन आपके पास में है। जब भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फोकस करता है। नियरेस्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब यहां पे है तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, और अगर हेल्पिंग वर्ब यहां पे है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट नंबर 1 को फोकस करेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हुई। ठीक है जी, आपका सब्जेक्ट नियरेस्ट कौन सा है, आप उसके अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नीदर द टीचर, टीचर यहाँ सब्जेक्ट 1 है, स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ वॉज की जगह वर आना चाहिए, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और सवाल है हमारे पास में। अ नंबर ऑफ मैनी का सिनोनियम होता है, ये बात याद रखना। कहीं पर भी लिखा आ जाए, ये 2 पॉइंट समझने हैं। अ नंबर ऑफ का अगर इस्तेमाल किया गया है प्लूरल नाउन के साथ में, तो याद रखना अ नंबर ऑफ जो है ये मैनी का समान रूप है, ये मैनी का सिनोनियम है। अ नंबर ऑफ लिखो, या फिर लिखो मैनी ऑफ लिखो, या फिर लिखो लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ग्रेट नंबर ऑफ को एक बार को रहने भी देते हैं, तो यहां पर ये हमेशा प्लूरल कंसिडर होंगे, ये सारे के सारे प्लूरल है। तो यहां पर अगर ये प्लूरल है तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी, वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ये हमारा आंसर है। तो अ नंबर ऑफ प्लूरल है, तो यहां पे इज का हो जाएगा आर, ये हमारा आंसर है। अब इसी की जगह अगर कहीं लिखा आ जाता द नंबर ऑफ, तो ये सिंगुलर है, द नंबर ऑफ ये सिंगुलर है। मैनी अ या मैनी एन, मैनी ए या एन ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। अगर कहीं मच का प्रयोग आ जाए या लिटिल का प्रयोग आ जाए, ये सिंगुलर है, और बाकी ये प्लूरल है। तो ये टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, तो आंसर चेकिंग के दौरान हम सिर्फ उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही देते हैं, ज्यादा डिटेल हम उसकी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नोट द प्राइस इन्फ्लुएंस द कस्टमर। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट 1 है हमारे पास में और जुड़ा हुआ है एंड नॉट के साथ में, एंड नॉट प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 को फोकस करेगी, याद रखना। एंड नॉट आ जाए, एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज आ जाए, रादर देन आ जाए, लाइक अनलाइक बिसाइड्स आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, बिसाइड, लाइक अनलाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, इसी के बाद इन एडिशन टू आ जाए। बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ में देखते ही इन एडिशन टू आ जाए, तो जिनके साथ देखते ही सब्जेक्ट नंबर 1 फोकस होता है। अब सब्जेक्ट नंबर 1 में सब्जेक्ट केवल है हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी के बाद ये जो हिस्सा है ये इसका पार्टिटिव है, पार्टिटिव यानी इसका पार्ट है, पार्ट है, तो यहाँ वर्ब जो है इन्फ्लुएंस की जगह इन्फ्लुएंसेस हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? द कमिटी हैव रीच्ड अ अनएनिमस डिसीजन आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई देंगी, एक नहीं 2 गड़बड़ी दिखाई देंगी। सबसे पहली बात गड़बड़ी इसमें 2 है। पहली गड़बड़ी क्या है? कमिटी एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है। कलेक्टिव नाउन की क्वालिटी क्या होती है? कलेक्टिव नाउन की क्वालिटी होती है, कलेक्टिव नाउन की क्वालिटी क्या होती है कि ये अगर काम एक हो रहा है, मिलकर सभी लोग एक काम कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर कंसीडर होगा, और काम बट रहा है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। पहली कहानी तो यहाँ पे काम मिलकर एक हो रहा है तो हैव ना आकर के हैज आ जाएगा, हैव ना आकर के हैज आएगा। पहली कहानी तो ये हो गई, हैव नहीं आएगा हैज आएगा, हैज रीच। दूसरी कहानी क्या है?
अनएनिमस को जब हम पढ़ते हैं अनएनिमस, अब अनएनिमस का अन पढ़ रहे हैं हम, अन यूनिनएनिमस अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम इसे यूनिनएनिमस पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, बट अनएनिमस को जब हम पढ़ते हैं तो अनएनिमस के लिए साउंड में आपका आर्टिकल का भी एक मिस्टेक आपको नजर आ जाएगा। कायदे से इसे अनएनिमस पढ़ा जाता है। अनोनिमस आपने सुना ना, अनोनिमस, अनोनिमस में अनएनिमस भी पढ़ता है। खैर, हमारी गलती पहली यहां पर आ जाती है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित है, टॉपिक सिंटेक्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली गलती इसी को ही हम फोकस करते हैं। अगला सवाल आता है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द टीम। सब्जेक्ट हमारे पास वन है और वन ऑफ द के बाद में जब प्लूरल नाउन एग्जामिनर लगा के देता है, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन लगा के देता है, तो एक लाइन याद रखनी कि हमेशा आगे सिंगुलर वर्ब आएगा। वन हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखना। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, तो यहाँ आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इज इंजर्ड, काफी सारों में से एक, हिंदी बनती है काफी सारी चीजों में से एक, काफी सारों में से एक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, देयर इज मैनी रीजन नहीं होगा, ये तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, देयर आर मैनी रीजन होता है। देयर खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है इसकी, ये एक तरीके से मार्जिनल सब्जेक्ट है, ये मार्जिनल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या एक्शन एक है तो सिंगुलर रहेगा, ऑब्जेक्ट या एक्शन बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल रहेगा, इतना आपको ध्यान देना। क्लियर है? तो यहाँ पे काम क्या है, बहुत सारे रीजन, मैनी रीजंस की बात आ रही है तो आर का इस्तेमाल होगा। देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस है तो आर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द नंबर ऑफ, अभी हमने बताया था तो द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो यहाँ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ये गलती हो गई। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ अभी हमने बताया था। इक्वेशन आसान था। अगला सवाल है ब्रेड एंड बटर। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम 2, 3 या 10 चीजों को इस्तेमाल करते समय सबको यूनाइट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2, 4 या 10 चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम उसको जोड़कर रिप्रेजेंट करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़कर दिखाते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे आइटम 50 हो, लेकिन जब जोड़ा जाएगा, जोड़कर एक दिखाया जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है ब्रेड एंड बटर। ऐसे ही राइस एंड करी, ये सब मिलकर एक काम होता है, राइस एंड करी। एक होता है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। एक आता है हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। ऐसे ही हमारे पास में एक वर्ड आता है हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स एंड कैरियज। ऐसे ही एक वर्ड आता है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे। ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत ही सारे शब्द आते हैं। इन सभी शब्दों की क्वालिटी होती है कि जब आप इनको लिखते हैं तो ये सब इकट्ठे होकर काम करते हैं, जुड़कर एक काम दिखाते हैं। और जब जुड़कर एक काम दिखाएंगे तो ये सिंगुलर होंगे, ये प्लूरल नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश हो जाएगा। ये वर्ड्स याद करने, इसका ख्याल रखिए। अगला सवाल है नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन। अब ये सवाल टेंसेस एकदम से बदल गया। कायदे से ये सवाल होना चाहिए था सब्जेक्ट वर्ब पर, बट ये टेंस पर आ गया। सबसे पहली बात, नो सूनर जब भी प्रयोग होता है, नो सूनर और इसके साथ पेयर बनता है देन का, तो इसकी हिंदी बनती अभी ऐसा हुआ ही था कि, अभी ऐसा हुआ ही था कि, अभी ऐसा हुआ ही था कि। तो नो सूनर के साथ देन का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यही बनता है, अभी ऐसा हुआ ही था
की वाली सेंस जब आती है तो ये एक बनता है कि जैसे मैंने कहा अभी घर से निकला ही था कि बरसात हो गई, अब घर से निकला ही था कि बरसात हो गई। तो अब ऐसी अवस्था में याद रखना कि ये दोनों एक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले घर से निकला है तो ये पास्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब आगे चलते हैं तो ये भी पास्ट की बात होनी चाहिए, अगला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए, कायदे से यहाँ पे पास्ट टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे लीव की जगह आना चाहिए लेफ्ट। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है आसान से होगा कि अतीत के एक्शन की घटना को बताया जा रहा है तो आगे वाला पार्ट भी पास्ट में जाएगा, कभी प्रेजेंट में नहीं जाएगा। अगला पार्ट आता है हमारे पास में राइज एंड फॉल। ये भी क्या है, एक साथ यूज हो रहा है, सिंगल आर्टिकल है, वही वाली चीज है हॉर्स एंड कैरियज वाली। ये सिंगुलर आएगी और सिंगुलर आएगी तो आगे पढ़ना ही नहीं है, केवल इसको हैज कर दो। द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स हैज बीन आएगा, हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू हिस्टोरियंस। अगला सवाल आता है हमारे पास, ये एक और अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल को समझते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कहता है, मोर देन वन कैंडिडेट। अब जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इस तरीके के शब्दों से हो, मोर देन वन, तो पहली कहानी आप समझ जाइएगा कि इसको ना फोकस करके आगे वाली संज्ञा को फोकस करो। कैंडिडेट लिखा है, कैंडिडेट्स नहीं लिखा। अगर डेट्स होता तो आगे हैव बीन सही माना जाता, लेकिन है क्या, केवल कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट है, एक वचन है, तो हैज होगा। मोर देन वन कैंडिडेट हैज फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम। अब ये इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी एग्जैक्टली हिंदी अगर आप देखो तो कुछ खास नहीं बनती है, लेकिन एग्जामिनर ने रूल बना रखा है कि मोर देन वन अगर लिखा भी आ जाए, आगे वाली संज्ञा सिंगुलर हो, तो आगे संज्ञा अगर सिंगुलर है तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर कंसिडर होगा, प्लूरल कंसिडर नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे हैज फेल्ड आ जाएगा। कैप्टन अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई। कैप्टन हमारे पास में यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है और सब्जेक्ट नंबर 1 जुड़ा हुआ है अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज वाली कंडीशन से। और आगे प्लेयर्स है, प्लेयर्स हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब आप नोटिस कीजिए, ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। दोनों की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सेकंड को फोकस नहीं करेगा, इसीलिए इज पार्टिसिपेटिंग आ जाएगा। दूसरा तरीका ये समझना है कि अगर सब्जेक्ट एक ही फ्लो में चल रहा है, अगर आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है और सब्जेक्ट यदि एक ही फ्लो का है, एक ही फ्लो का मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है जिसमें बार बार कुछ परिवर्तन किया जाए, बार बार कुछ परिवर्तन किया जाए, तो वहां पे आप उसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, या सब्जेक्ट जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि वहां पर आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली हमारी, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई हमारे पास में, ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब यहां पे एक लाइन समझनी, बहुत छोटी सी लाइन क्या समझनी है, यहां पे लाइन समझनी है, डेटम सिंगुलर होता है, डेटम होता है जानी हुई बात, जानी हुई बात, डेटम होता है सिंगुलर और डेटा होता है इसका प्लूरल। अगर सब्जेक्ट यहां पे संज्ञा आपने पढ़ा होगा और आपको पता है डेटा प्लूरल है, तो शोज ना आकर के शो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे इरेटम, इरेटा, पोडियम, पोडिया, है ना, बहुत सारे वर्ड सिखाए जाते हैं। तो उन वर्ड्स को आपको नाउन में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट तो फोकस होगा ही होगा ना, बिना फोकस की कैसे आंसर बना दोगे। अगला सवाल है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द टीचर। ये वही वाला पार्ट आ गया, पेयर कंजंक्शन है, सेकंड सब्जेक्ट को फोकस किया जाएगा, सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है तो यहां वाज आ जाएगा। सिंपल सा रूल है, नियरेस्ट सब्जेक्ट फोकस होगा। 3 से 4 कंजंक्शन बताई थी मैंने, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, एक और भी आ जाता है, OR और। अगला सवाल आता है हमारे पास में, कौन सा सेंटेंस यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामेटिकली करेक्ट है तो सिंपल सा रूल समझना है, सबसे पहला रूल समझना है, ईच का प्रयोग अगर है तो आगे वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, एक गलती है।
दूसरी गलती है हैज या हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए भी गलत है और ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, ये वही अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखते हैं कि कौन सा आंसर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, ये बात ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट हम देखें तो अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, यहां पे प्लूरल वर्ब है, गलत, ये कट गया, बात खत्म हो गया। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, ये कंसेप्ट या ये पॉइंट हमने बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नीदर ऑफ द आंसर्स। जब दो में से कोई आंसर करेक्ट है ही नहीं तो नीदर होता है दो में से कोई भी नहीं। तो फिर से वही वाला रूल आ गया, ईच एवरी ईदर नीदर, कहीं पर इनसे वाक्य की शुरुआत हो, ईच एवरी ईदर नीदर, इनसे वाक्य की शुरुआत हो तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखना। तो यहां पर जहां जहां प्लूरल है उसे काट दो, सिंगुलर वाला सही हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं होता, बट ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पॉइंट आता है यहाँ पे कि कौन सा इनकरेक्ट है ये देखना है। अब इनकरेक्ट देखना है तो यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, इसको पहले एक बार सवाल को देखिएगा। ये कमिटी वाला शब्द मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कमिटी वाला मैंने शब्द पढ़ाया था, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान देना कि ग्रुप है, ये सपोज करो ये कमिटी है, सब मिलकर सेम काम कर रहे हैं, सेम काम करने को कहते हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम एक्शन कर रहे हैं, सब सेम मिलकर काम कर रहे हैं, सेम एक्शन कर रहे हैं मिलकर। इसे जब मिलकर काम करना होता है तो इसी को कहते हैं कॉम्पैक्ट एक्शन। क्या कह देंगे? कॉम्पैक्ट एक्शन, ठीक है जी। अब इसे अगर कॉम्पैक्ट एक्शन कह देंगे तो कॉम्पैक्ट एक्शन मिलके होगा तो सिंगुलर होगा। और यदि यही एक काम है जिसमें कुछ बट रहे हैं लोग, जिसमें लोग बट रहे हैं, जिसमें लोग बट रहे हैं, अगर डिवीजन है, अगर काम का डिवीजन है तो वो प्लूरल कंसीडर होगा। काम बट रहा है तो प्लूरल, नहीं बट रहा तो सिंगुलर हो जाएगा। अब कमिटी ने मिलकर डिसीजन लिया, अब यहां पे दोनों हैं, हैज टेकन इट्स डिसीजन, मिलकर काम किया, इसमें कोई गलती नहीं है। यहां कमिटी डिसएग्री है आपस में, बिल्कुल ठीक है, आपस में सहमति नहीं है, असहमति, यानी कुछ सहमत है कुछ सहमत नहीं है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे डिसएग्री तो कह दिया, लेकिन यहाँ पे जब असहमति है तो कार्य बट रहा है, कार्य बट रहा है तो कुछ सहमत है कुछ सहमत नहीं है। दूसरी पहचान क्या है? यहाँ पे देमसेल्फ लिखा है, ये प्लूरल को दिखाता है, ये सिंगुलर को दिखाता है, हैज सिंगुलर को दिखाता है, देमसेल्फ प्लूरल को दिखाता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी स्वीकार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ब्रेड एंड बटर, फिर से वर्ड आ गया, मिलकर खाया जाता है, भाई दोनों को जोड़कर खाया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर होगा, तो आर है वर कट जाएगा, इसका हो जाएगा। आसान सवाल है सारा ये। तो अगला सवाल है मोर देन वन या मैनी आ, कहीं पे लिखा आ जाए। अब फिर से तो फोकस कीजिए, जब यहाँ मोर देन वन की बात की तो हैज आना चाहिए सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं। मैनी अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, संज्ञा एक है, तो यहाँ ये हैव जो है ये गलत है, यहीं पे गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा। मैनी अ के बाद में अगर संज्ञा सिंगुलर है, मैनी अ के बाद अगर संज्ञा सिंगुलर है तो हैज आएगा, और मैनी के बाद संज्ञा प्लूरल है तो हैव आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से वर्ड आ गया क्वालिटी ऑफ। अब जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी शब्द से ही पता चल रहा है कि उसे गिन नहीं सकते, उसे गिन नहीं सकते। क्वालिटी किसकी कहते हैं? क्वालिटी होता है किसी भी चीज की योग्यता, और योग्यता अगर है तो वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं। जबकि ऊपर एप्पल्स की क्वालिटी को प्लूरल बनाया हुआ है, ये देखो सब में प्लूरल बनाया हुआ, तो ये गलत है। अगला सवाल आता है, अब सवाल बहुत अच्छा, 10 ईयर्स एक बहुत लंबा समय है, 10 ईयर्स एक बहुत लंबा समय है। अब 10 ईयर्स, अब ये सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कि जब समय को आप सेक्शंस में डिवीजन में पाते हैं, कार्य समय बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर समय बढ़ता हुआ दिख रहा है तो प्लूरल है, अदरवाइज सिंगुलर है, ठीक है जी। 10 साल, अब यहां 10 साल यूनिट है, इज अ लॉन्ग टाइम, इसमें कोई गलती नहीं है। 10 ईयर्स आर एनफ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो 10 ईयर्स आर एनफ, 10 साल पर्याप्त समय होता है इस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। 10 ईयर्स हैव पास्ट सिंस, 10 साल बीत गए। अब इस सवाल को जब आप देखेंगे तो यहां पे नोटिस कीजिए काम बट नहीं रहा है,
यूनिट में एक ही बार कह रहा है और यहाँ पे समय बीतता हुआ दिख रहा है। जब एक्शन बढ़ता हुआ नजर आता है वो तो गलत हो जाएगा ना। 10 years इज इनफ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, और 10 साल बीत गए तो हैव बीन पास्ड होना चाहिए, हैव पास्ड भी ठीक है वैसे। अगला सवाल, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कंसेप्ट देखना, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। नॉट ओनली से पहले मैनेजर है और बट ऑल्सो के बाद एम्प्लॉयज है, ये प्लूरल है तो आगे वर आना चाहिए। एम्प्लॉयज है, यहाँ वर सही है, इसको ओके कर दो। ऑप्शन नंबर 2 बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 100। डेटा की बात करते हैं, हमेशा प्लूरल आता है, तो डेटा इनकरेक्ट ढूंढना है, तो डेटा सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता भाई, सिंगुलर नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अगला सवाल आता है भाई हमारे पास में, वन ऑफ द बॉयज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है? वन ऑफ द बॉयज, काफी सारे लड़कों में से एक। अब ये लड़कों की अतिरिक्त जानकारी है, याद रखना। ये जो हु वाला पार्ट है, इसे हम आप एक तरीके से संज्ञा को डिफाइन करना, एडजेक्टिव क्लोज कह सकते हैं, या फिर कहिए एट्रीब्यूटिव, या कहिए एट्रीब्यूटिव। संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, काम खत्म। अब ये बॉयज है, ये इसके लिए अगले वाक्य में हु आ रहा है, बॉयज के लिए अगले वाक्य में हु आ रहा है। जब अगले वाक्य में हु आ रहा है तो यहाँ हैज ना आकर के क्या हो जाएगा, हैव होना चाहिए। हु के बाद क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉयज यहाँ प्लूरल है, और वन क्योंकि सब्जेक्ट है। ये वाला वाक्य तो बॉयज को डिफाइन कर रहा है और वन वाले सब्जेक्ट के लिए ये सही है, तो कायदे से गड़बड़ी यहाँ पे है। अब यहाँ वन ऑफ द बॉयज के बाद यहाँ तो हैव आ गया है, लेकिन यहाँ पे आर लगा दिया है, यहाँ हैव है, यहाँ इज है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। अगला सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल है, सब अनकाउंटेबल, इन्हें गिना नहीं जा सकता। गिन सकते तो बहुवचन नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन सिंगुलर रहेगा, फर्नीचर सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है, और मनी भी अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो सारे सिंगुलर होने चाहिए। ये ओके, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आता है, इंस्ट्रक्शन कहती है कौन सा फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट की बात की जा रही है। अब आप नोटिस कीजिए क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। अब यहां प्रॉब्लम्स है, बहुवचन है, करेक्ट ढूंढना है, याद रखना। ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स रिमेन अनसॉल्व्ड। दूसरा है, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क रिमेन अनफिनिश्ड। फिर कहता है ग्रेट डील ऑफ वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड, या प्रॉब्लम्स रिमेन्स अनसॉल्व्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस्ड मैनर में लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, याद रखना। ग्रेट डील की जब हम बात करते हैं तो ग्रेट डील खुद अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखती है, ग्रेट डील खुद में कोई वैल्यू नहीं रखती है। इसके बाद वाला जो आगे वाला नाउन है ये मैटर करेगा। अगर ये वाला नाउन प्रॉब्लम प्लूरल है, अगर ये वाला नाउन प्रॉब्लम्स है प्लूरल है, तो ग्रेट डील का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। डील जो है ये अनकाउंटेबल संज्ञा के लिए यूज होगा। अब अनकाउंटेबल के लिए यही वाला वर्ड आएगा, और वर्क क्योंकि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आगे आनी चाहिए। ग्रेट डील हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, और इसका सिनोनियम बचता है मच। सिनोनियम बनता है मच। मच क्या है? अनकाउंटेबल, ऐसा विशेषण जो अनकाउंटेबल थिंग्स को दर्शाता है। अगला सवाल आता है भाई, यहाँ पे क्या सवाल है? मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हमेशा प्लूरल होगा, पहली चीज याद रखना, हमेशा प्लूरल होगा, याद रखना, ठीक है जी। और मेजॉरिटी की बात करते हैं हमेशा, एक मिनट ध्यान देते हैं। पॉपुलेशन तो अनकाउंटेबल है ना, पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप लोगों को गिनते, पॉपुलेशन तो उनके लिए कॉमन वर्ड है, तो आगे वाली संज्ञा अगर सिंगुलर है तो आपका इज आना चाहिए। किसी भी वर्ड के साथ में जब आप कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते समय ये ध्यान दीजिए आगे वाली संज्ञा क्या कह रही है। आगे वाली संज्ञा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगला सवाल है हमारे पास में, नन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, सब में सेम आ रहा है, हैज या हैव सबमिटेड द असाइनमेंट या इट्स असाइनमेंट, ये तो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स सिंगुलर है, प्लूरल है, जीवित है,
और जीवित हैं तो उनके लिए इट्स का प्रयोग नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, और जब ऐसा जेंडर आता है तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। अगर लगाना है तो हिज लगा सकते हैं या देयर लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे अगर प्लूरल है तो यहाँ सिंगुलर हो नहीं सकता। ये दो कंसेप्ट तो यहाँ पे गलत हो गए। अब अगला सवाल, इसको समझने से पहले 2 पॉइंट तो हमने बता दिए। अब पॉइंट क्या कहता है कि नन, जब कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। अब जब कोई है ही नहीं, नन, किसी ने भी जमा नहीं करा है, तो एक्शन जब हुआ ही नहीं तो वो सिंगुलर कंसिडर होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। पुलिस हमेशा प्लूरल कंसीडर होता है, याद रखना पुलिस हमेशा प्लूरल होगा। पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, लिख लो। पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सराउंडिंग्स, सिजर्स, sheep, deer, fish, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमनरी, क्लर्जी, इन्फेंट्री, इंसिग्निया, ये सब सिंगुलर है। हाँ, सब प्लूरल है, ऑल आर प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता है, ऑलवेज प्लूरल। जब प्लूरल है तो इनके बाद हमेशा आ रहेगा। पुलिस मैन लगा सकते थे पुलिस की जगह, पुलिस की जगह क्या लगा सकते थे, पुलिस मैन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और यहाँ पे इसे प्लूरल बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है, द रिच द पुअर। अब याद रखना, द का प्रयोग यदि किसी विशेषण के साथ किया जाता है, द का प्रयोग यदि किसी विशेषण के साथ किया जाता है तो विशेषण के साथ करने पर यह सदैव प्लूरल वर्ब लेगा, और यहां पर ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है। इसका अर्थ हो जाता है द रिच, अगर हम लिख रहे हैं तो द रिच का मतलब ही होता है रिच पीपल, जितने भी अमीर लोग हैं सबकी बात हो रही है। जब सबकी बात हो रही है तो इस कंसेप्ट को आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज इज या आर नॉट मैच। पहली कहानी तो ये है कि ये एंड से कनेक्ट होने वाले 2 फ्रेजेस हैं, दो एक तरीके से क्लोज है, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, दोनों के दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे जुड़ रहे हैं, दोनों के दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे जुड़ रहे हैं। अब पहला सवाल कहता है वो क्या बोलता है और क्या करता है, आपस में मैच ही नहीं होता, आपस में मैच नहीं होता। अब यहां पे कायदे से एक बात समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर दोनों के बीच में और आ जाता तो हम सिंगुलर कंसीडर करते, लेकिन एंड से 2 फ्रेज कनेक्ट हो जाते हैं, एंड से 2 फ्रेज कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब यहां पे सवाल आता, अगर यहां और होता, कहते व्हाट ही सेज और व्हाट ही डज, और व्हाट ही डज तो सिंगुलर होता, लेकिन एंड है और एंड है तो यहां ये प्लूरल होना चाहिए। ये हालांकि आंसर वेरी नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपके बुक में या जो आपकी आंसर शीट है उन्होंने गलती से इसको फर्स्ट पार्ट पिक कर दिया है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2 जब 2 और से जुड़ेंगे तो सेकेंडरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, पहली बात है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का फ्रेज 1 है और एंड से कनेक्ट होकर के फिर सब्जेक्ट 2 आ रहा है, तो जब ऐसे में एंड से कनेक्ट होता है तो द सिचुएशन कनेक्ट हो रही है, सब्जेक्ट मैटर नहीं कर रहा, फिर सिचुएशन, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ी है। इजंट मैच कोई वर्ड नहीं होता, आर नॉट मैचिंग कोई वर्ड नहीं होता। नेचर बताना है, किसी का आदत बतानी है या कोई तथ्य की बात करनी है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है। अगला सवाल है, अब न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, ये बात याद रखना। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, द न्यूज आर शॉकिंग तो हो ही नहीं सकता है,
द न्यूज इज शॉकिंग या वॉज सरप्राइजिंग, खैर एक ही गलत ढूंढना है तो यही आंसर गलत हो जाएगा। दिखने में वर्ड प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है। अब आ जाते हैं आपके पास में वन वर्ड के क्वेश्चंस, यानी कि आपको सही उत्तर ढूंढना है। अब करेक्ट पेयर ढूंढना है, कौन सा करेक्ट है। नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, पहले से दी जाने वाली सूचना कि हाँ भाई हम ये काम करने वाले हैं। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है भाई। अगला वर्ड है एडजर्नमेंट। कोर्ट इज एडजर्न्ड, आपने सुना होगा, कोर्ट स्थगित की जाती है। कोर्ट का मतलब होता है, अब पुलिस वाले जो कोर्ट में जज क्या कहता है, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, कोर्ट एडजर्न की जाती है। संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं, याद रखना, ये एक वर्ड जरूरी था इसलिए बता देता हूं, अमेंडमेंट, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सैंक्शन। सैंक्शन लगा देना, सैंक्शन का मतलब क्या होता है। सैंक्शन का मतलब होता है जैसे दंड दे देना। सैंक्शन, जैसे ईरान पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे, सैंक्शंस लगा रखे, दंड दे रखे, लेकिन दंड दे रखे वो दंड किस अवस्था में कि उन्होंने नियमों को पारित कर दिया, नियमों को स्वीकृति दे दी कि भाई ये नियम है कि अगर इन्हें कोई करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉर्मल भाषा में आप सैंक्शन पढ़ते हैं, नॉर्मल भाषा में सैंक्शन पढ़ते हैं तो सैंक्शन का मतलब होता है दंड। ईरान पर सैंक्शन लगे हुए, लेकिन कायदे से ईरान के सैंक्शन का मतलब होता है नियम, चीजों को स्वीकृति दे दी कि भाई अब से स्वीकार कर लिया कि अब से इनसे हमने बात ही नहीं करनी, ठीक है जी। तो वर्ड आ जाएगा आपका सैंक्शन। अगला वर्ड क्या है हमारे पास में, अगला वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है। अगला अमेंडमेंट तो हम बता चुके हैं भाई, अमेंडमेंट होता है संशोधन। अगला वर्ड आ गया टेंडर, टेंडर का मतलब निविदा, निविदा। अगला वर्ड है हमारे पास में क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सिंपल है, भंडार की सूची को कहते हैं कि आपके भंडारण में क्या क्या चीजें, उसे हम इन्वेंट्री कह देते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, ये कई बार पूछा जाता है, इसे अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है लिटिगेशन, आरोप लगाना। लिटिगेशन होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर मुकदमा चलाना, किसी पर मुकदमा चलाना। तो ये आसान वर्ड है भाई लिटिगेशन। क्रेडेंशियल होता है प्रमाण, लेकिन किस चीज का, आपकी योग्यता का, आपकी योग्यता का प्रमाण है कि आप कितने योग्य व्यक्ति हैं। अगला वाक्य क्या है, फिजिबिलिटी होता है कि वो कार्य एक्चुअली फिजिबल है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, व्यवहारिक है या नहीं है, कि भाई उस कार्य को देखना है, करना है या नहीं करना है। तो फिजिबिलिटी होता है व्यवहारिकता, व्यवहारिकता इसे पढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेलवोलेंट में मैल वर्ड याद रखना, मैल हमेशा बुराई को दिखाता है, बुराई करना, निंदा करना किसी की, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, ठीक है, तो उसे मैलिशियस कहते हैं, जलना, फूकना, ईर्ष्या करना। बेनिवोलेंट इसका विरोध होता है, बेनिवोलेंट होता है परोपकार, परोपकार, सबसे प्रेम करना, है ना। तो अगला वर्ड आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेरियस। नेफेरियस होता है गंदा आदमी, गंदा, दुष्ट, क्रूर, ठीक है। तो सही वर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगा, विकेट। अगला वर्ड हमारे पास में क्या, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है फैमिली की लॉन्गिंग्स, यादें। परिवार जब बहुत ज्यादा याद आने लग जाता है तो उन्हें लॉन्गिंग्स को हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, नोटोरियस होता है बदनाम। बदनाम के लिए इनफेमस आप यूज कर सकते हैं, नोटोरियस, बदनाम, बहुत ज्यादा कुख्यात, कुख्यात कहते हैं नोटोरियस को, जो क्राइम के लिए बदनाम हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुंडेन क्या वर्ड होता है, मुंडेन, बहुत अच्छा वर्ड है मुंडेन, कई बार यूज किया गया है मुंडेन। मुंडेन का अर्थ ढूंढेंगे अगर, तो क्या अर्थ बनेगा बच्चा जी, मुंडेन का अर्थ होता है अपनी बातों का पक्का, जो सभी संसार की सभी जगहों से एक तरीके से कनेक्टेड हो, कॉस्मोपॉलिटन टाइप का व्यक्ति, मिलनसार, है ना। तो वर्ल्डली हो जाएगा इसका। नॉन चैलेंट क्या होता है, नॉन चैलेंट के चार ऑप्शन है, काम, इंडिफरेंट, एंक्शियस और रिलैक्स। जल्दी से देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका, नॉन चैलेंट का। नॉन चैलेंट का जो आंसर बनता है वो बनता है एंक्शियस, उत्सुक। ये अपोजिट है, नॉन चैलेंट होता है ज्यादा टेंशन ना लेना, ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंग्शियस इसका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है मुनिफिशेंट होता है खर्चीला, खर्चीला, तो स्टिंगी इसका आंसर बन जाएगा, स्टिंगी बन जाएगा। जेनरियस भी होता है बहुत ज्यादा खर्चा करना, लैविश भी खर्चा, बाउंटीफुल भी पैसे उड़ाने वाला। नॉन प्लस, बहुत अच्छा वर्ड है, नॉन पल्स नहीं है, प्लस्ड है। नॉन प्लस्ड का मतलब क्या होता है? नॉन प्लस्ड का पर्पस होता है कंफ्यूज्ड होना। देखो ये सारे मतलब सेम है, ये भी सिनोनियम है, कंफ्यूज्ड, प्रीप्लेक्स भी सिनोनियम है किसका? नॉन प्लस का। और हमें क्या ढूंढना है? एंटोनियम, तो सर्टेन हो जाएगा निश्चित की भाई कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास में न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज जहर के अर्थ को खत्म कर देना, कम कर देना, तो इंटेंसिफाई बढ़ाना। न्यूट्रलाइज होता है कम कर देना, कम करने को नलिफाई कहते हैं, ये सिनोनियम है उसका। ऑफसेट मतलब सेम, ठीक है। अगला सवाल आता है हमारे पास मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? जल्दी देखते हैं। मोरोस का अपोजिट होना चाहिए चीयरफुल। मोरोस कौन होता है? दुखी आत्मा, जो बहुत दुखी रहता है, हर समय सोच में रहता है, हर समय दुखी रहता है। चीयरफुल इसका सिनोनियम बनेगा। अब मुझे एक्चुअली मोरोस का आंसर नहीं आता था दोस्तों, लेकिन हुआ क्या कि ग्लूमी का अर्थ पता था कि ग्लूमी का सिनोनियम होता है सुलन, और सुलन का सिनोनियम भी होता है मेलनकोली। तो ये तीनों दुख को दिखा रहे, तो अपोजिट देखना है तो चीयरफुल ही हो सकता है। मुझे मोरोस नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन से अंदाजा लग गया। अगला सवाल आता है हमारे पास में, ऐसा स्थान जहां सिक्के बनते हैं। तो बच्चा जी सिक्के टकसाल में बनते हैं, टकसाल कहते हैं इसको। मिल कारखाने को कहते हैं, मार्ट जहां से सामान खरीदारी होती है। माइन का मतलब होता है खोदना। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारी आर्ट है, बहुत सारी आर्ट है, मेनी आर्ट है, तो उसे हम कह देंगे पॉलीग्लट, उसे हम कह देंगे पॉलीग्लट। पॉलीग्लट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं में महारत होना, बहुत सारी कलाएं आना उसको। लेकिन यहाँ पे एक शब्द पंगा कर गया कि यहाँ भाषाओं की तो बात ही नहीं की गई है। जब भाषाओं की बात नहीं की तो उसे मैवरिक कह देते हैं। क्या कह देंगे? मैवरिक। अगला वर्ड आता है द ऑफिसर वॉज पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लेक्टिंग। फॉर के बाद याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, प्रीपोजिशन कहीं पर आ जाए हमेशा जेरेंड आएगा। अगला सवाल है हमारे पास में, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, डर लगना कहां पे? कि भाई छोटी जगहों पे बंद हो जाएंगे, तो उसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया ओपन प्लेसेस का डर होता है। निक्टोफोबिया डार्कनेस का फीवर होता है, अंधेरे से। नेक्रोफोबिया डेड बॉडीज से होता है। अगला सवाल आता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले को पॉलीग्लट कहते हैं। एक भाषा का ज्ञान होना भाषाविद कहते हैं, लिंग्विस्टिक को भाषाविद। अगला सवाल आता है जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, डेड बॉडीज रखी जाती है, प्लेस हॉस्पिटल के अंदर जहां डेड बॉडी रखी जाती है उसकी बात पूछी जा रही है। हॉस्पिटल में जहां डेड बॉडीज रखी जाती है तो मॉर्चरी, मॉर्ग, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, आपने कई बार सुना होगा। अब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है, अगर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है, अनआइडेंटिफाइड यानी कि लावारिस लाशें हैं, तो लावारिस लाशें रखी जाती है मॉर्चरी में, लेकिन हॉस्पिटल में जो मरता है उसे मॉर्ग में रखा जाता है। अगला वर्ड है सिनोनियम ढूंढना है मैरिड का। मैरिड, मैरिड का सिनोनियम होता है न्यूमरस। न्यूमरस होता है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा संख्या हो, ठीक है। अगला सवाल है नेबुलस। नेबुलस का सिनोनियम क्या है? नेबुलाइजर वर्ड आपने सुना होगा, नेबुलाइजर। नेबुलस का मतलब क्या होता है? जो चीज क्लियर ना हो, रुकावट क्रिएट करे। नेबुलाइजर भी एक ऐसा ही वर्ड है। नेबुलाइजर जैसे छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो खांसी सर्दी जुकाम के अंदर उन्हें कोल्ड वहां पर दी जाती है, नेबुलाइज किया जाता है। जहां जहां रुकावटें है, क्लैरिटी नहीं है, जहां जहां रुकावटें हैं, खेद है, वहां पर उसे क्लियर किया जाता है। तो नेबुलाइजर से नेबुलस वर्ड आप याद कर सकते हैं, नॉट क्लियर। अच्छा, मिसएंथ्रोपिक होता है नफरत करना। नफरत करने के लिए
एक ही वर्ड है हमारे पास, मैनकाइंड हेटिंग, मनुष्य से नफरत करना। अगला सवाल आता है नादिर। नादिर शाह वर्ड सुना होगा। नादिर वैसे चरम को भी बोला जाता है। नादिर क्या होता है? किसी भी चीज का बिल्कुल बेस, ऊपर से सबसे नीचे का पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को नादिर कहते हैं। नादिर कहते हैं लोएस्ट, और अपोजिट बनता है पीक, हाइट, समिट। ये तीनों समान रूप है। इसी को एक ज़नियत वर्ड याद कर लो, ज़नियत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजिबल का सिनोनियम होता है ना के बराबर, तो इसे इनसिग्निफिकेंट कह देते हैं। इनसिग्निफिकेंट होता है ना के बराबर चीजें। अगला सवाल है भाई मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? अब मैलिएबल का अपोजिट ढूंढना है। मैलिएबल क्या होता है? जिसे आसानी से आकार दिया जा सके, आसानी से आकार दिया जा सके, आसानी से बदला जा सके, आसानी से बदला जा सके, बदला जा सके, तो उसे रिजिड कह देते हैं। इसका अपोजिट ढूंढना है ना, तो रिजिड हो जाएगा। फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, डक्टाइल भी कह सकते हैं। अगला सवाल है अच्छा जी, मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी बहुत अच्छा वर्ड है। मैग्नानिमिटी क्या होता है भाई? मैग्नानिमिटी का अर्थ होता है दया, दया, दया भाव। अब दया भाव दिखाना है तो जेनरियोसिटी, बेनिवोलेंस, पेटीनेस और काइंडनेस। ये पेटीनेस नहीं हो सकता। काइंडनेस और बेनिवोलेंस तो सब दया को ही दिखाते हैं, सब दया को ही दिखाते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? नार्सिसिज्म, खुद की तारीफ करना, खुद से प्रेम करना। सेल्फलेसनेस नहीं, अच्छा एंटोनियम ही तो ढूंढना है। सेल्फ लव होता है खुद से प्यार करना, अर्थ हो गया, और बाकी ये वर्ड हो गए। अगला सवाल आता है भाई निम्बल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। निम्बल साउंड्स जैसे करता है ना कई बार सिंबल। निम्बल कौन होता है? आलसी। निम्बल का अपोजिट क्या होता है? आलसी। निम्बल कौन होता है? क्विक। निम्बल होता है जो तुरंत काम करे। एजाइल भी निम्बल होता है, एक्टिव भी निम्बल होता है। स्लगिश कौन होता है? आलसी। अगला वर्ड क्या है भाई? न्यूट्रल, किसी तरफ जा ही नहीं रहा, तो उसका एंटोनियम होता है पक्षपात करना। पक्षपात करने को बाइस्ड कह देते हैं। अगला सवाल है भाई ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। रमेश को छोड़कर सब प्रेजेंट थे, तो ये होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है छोड़कर, उसे छोड़कर। ये होमोनियम पर आधारित सवाल था भाई। और दूसरा एक्सेप्ट तो आसान वर्ड है। द ऑफिसर विल डैश द मीटिंग, डैश द मीटिंग। अब पोस्टपोन कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है मीनिंग को। डेटर होता है किसी चीज को नुकसान करना। डेफर हो सकता है, ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? डेफर। पोस्टपोन किया जा रहा है आगे की तरफ। अगला सवाल आता है भाई, अब जैसे डेटरेंस वर्ड होता है विध्वंस, और डिफरेंस अंतर को दिखाता है। इस अंदाजे से मैंने आंसर लगाया। द कंपनी विल अडॉप्ट। कंपनी क्या करेगी? अडॉप्ट। अडॉप्ट का अर्थ क्या होता है? धारण करना, धारण करना। बाकी आसान वर्ड है। इस वाले अडेप्ट का अर्थ बच्चा जी होता है एक्सपर्ट, और इसका अर्थ होता है किसी चीज के अनुकूल होना। ठीक है। अगला सवाल, द रिजल्ट विल अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। द रिजल्ट यानी ये परिणाम जो है ये नुकसान देंगे, ये परिणाम है ये नुकसान देंगे, घाटा देंगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए। तो यहां पर हमारे सारे के सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 70-75 क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।